हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमबाइब प्लेटफॉर्म पे। वेलकम ऑन एमबाइब। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। जल्दी से कमेंट करके बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं पूरी बायोलॉजी फिनिश कर चुका हूं और केमिस्ट्री भी फिनिश हो चुकी है। और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आप लोगों को हमारे एमबाइब डिफेंस चैनल पर मिल जाएगी। और जो मैंने केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स लिए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल एमबाइब डिफेंस पर अवेलेबल है। आप वहां पर उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए रैपिड फायर सीरीज लेकर आया हूं। ये सीरीज में मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पे 50 क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी पे मैं आपको कराऊंगा और उससे भी नेक्स्ट क्लास पे 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को फिजिक्स में कराने वाला हूं। ये 50, 50 एंड 50 टोटल 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं आज की इस सीरीज के लिए, क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? तो ये है हमारी एमबाइब की एप्लीकेशन जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, क्योंकि एमबाइब की एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिलते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और आप यहां पर टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं जो कि एआई बेस्ड होंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगी और ई बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना है क्लास की नोटिफिकेशन और क्लास की पीडीएफ के लिए, एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। और ये है हमारी डिफेंस की टीम, अमित सर, श्वेता सिंह मैम, आफरीन मैम, साकेत सर, मैं आशीष कुशवाहा, कासिफ सर और रोहित ठाकुर सर, जो आप लोगों की तैयारी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। तो क्या आप रेडी हैं आज के 50 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत ही तेजी के साथ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तैयार हैं? गुड। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर विल बी। तो पहला ऑप्शन है 6, फिर है 5, फिर है ऑप्शन 4 और लास्ट में है 7। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को करना है। फिर मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे। उत्कर्ष बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 7 है। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो पीएच फॉर्मूला अगर मैं लिखूं पीएच वैल्यू फाइंड करने का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, एच आयन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू कितनी दी गई है। हमारे इस क्वेश्चन में हमें एच आयन की वैल्यू जो दी गई है, जो हमें गिवन है, वो है 1 × 10⁻⁻5। चलिए अब इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। 1 × 10⁻⁻5। ठीक है, उसके बाद ये -5 पावर लॉग में बाहर की तरफ आएगी और इधर हो जाएगा log 10। अब ये हो जाएगा 5 क्योंकि log 10 की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से pH वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, उत्कर्ष जी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा देंगे। जो भी मॉडरेटर इस क्लास में है वो प्लीज़ उत्कर्ष उपाध्याय जी को बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है। कुछ बच्चे 7 कह रहे थे, बट आपने जैसे ही इसे सॉल्व किया तो आपको पता चला कि आंसर 7 नहीं है, आंसर क्या है? 5 है। अब एग्जाम में जब आप होंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कम होता है हम लोगों के पास, तो आप लोग एक मेथड लगा सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं। अगर 1 के मल्टीपल में पावर है 10 की, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो 10 की पावर होंगी उसी को आंसर बना देना है। क्लियर? अगर 1 के मल्टीपल में है तो यही आपका आंसर बन जाएगा और डायरेक्ट आपको आंसर मार्क कर देना है। पूरा फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करने का नीड आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन्स ब्लड, यानी ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है। 4.5 4.6 रेंज दी गई है, 6.45 से 6.55, तो 7.3 से 7.45 रेंज दी गई है, 8.25 से 8.35 की एक रेंज दी गई है। तो क्या पीएच वैल्यू हो सकती है ब्लड की, जल्दी से बताइए। तो पीएच जो होती है ब्लड की वो होती है 7 से ज्यादा, क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है ना, बेसिक होता है नेचर में। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। हालांकि एग्जामिनर ह्यूमन सलाइवा का भी पूछता है। अगर किसी ह्यूमन में पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी इंसान के लिए अगर बोला जाएगा पीएच से रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन एक ब्लड पे भी बनता है जो आप लोगों को दिख गया है, सी आंसर है। क्वेश्चन ह्यूमन के सलाइवा पे भी बना देता है एग्जामिनर। तो कौन बताएगा मुझे सलाइवा की पीएच वैल्यू। और एक क्वेश्चन ह्यूमन पे अगर मैं बात करूं और पीएच वैल्यू दोनों को कंबाइन करके अगर बनाना चाहूं, तो एग्जामिनर क्या बनाएगा, जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, डिके होते हैं, वो किस पीएच वैल्यू से नीचे डिके होते हैं, तो वो भी एग्जामिनर पूछता है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो अगर पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे जा रही है तो दांतों का क्षय होना निश्चित है, यानी डिके होना बिल्कुल निश्चित है। और ह्यूमन सलाइवा की पीएच वैल्यू भी एग्जामिनर पूछता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये 6.2 से 7.6 के बीच में इसका रेंज पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेबल ऑफ द बोटल्स सम सॉफ्ट ड्रिंक आर क्लेम टू बी एसिडिटी रेगुलेटर्स, यानी ये क्या करेंगे, एसिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, तो कम ही करेंगे। दे रेगुलेट एसिडिटी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉफ्ट ड्रिंक में पाई जाती है, बट यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या या कौन सी गैस पाई जाती है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि एसिडिटी को रेगुलेट करना है, यानी कंट्रोल करना है। तो आप लोग जानते हैं कि एसिडिटी को कंट्रोल सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज से किया जा सकता है, NaSCO3 के। तो यहां पर आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, आप लोगों का आंसर बी सही होना चाहिए। ठीक है, इससे भी एसिडिटी कंट्रोल नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम इससे भी कंट्रोल नहीं होगी। तो हमारा आंसर सिर्फ 2 ही होना चाहिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि है बी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है। तो जो बच्चे इसका आंसर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल उत्कर्ष विशाखा बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब है इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ABCD, यानी मान लीजिए एक बर्तन ए है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, हमें नहीं पता एसिड है कि बेस है, उसका पीएच वैल्यू 9.5 है, इसका मतलब ये बेस है बर्तन ए में। एक वेसल बी है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उसका पीएच वैल्यू 2.5 है। ठीक है, 2.5 है, यानी ये एसिड है। फिर उसके बाद एक बर्तन और है, उसमें भी बर्तन सी, इसकी पीएच वैल्यू 3.5 है, यानी ये भी एसिड है। और जो बर्तन डी है, वेसल डी है, उसका पीएच वैल्यू इन्होंने 5.5 बोला है। ठीक है, तो ये भी एसिड है, ये तो बेस हो गया। तो इन्होंने बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता है जो पीएच स्केल होता है उसमें 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से 0 की तरफ जब हम जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो जो 0 के ज्यादा करीब होगा वो आप लोगों का आंसर होना चाहिए, यानी बी बर्तन जो है वो ज्यादा एसिडिटी वाला होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बी कहां पर है, बी हमारा डी ऑप्शन पे है। तो हमारा करेक्ट आंसर, विशाखा उत्कर्ष बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए डी। गुड, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, यानी दांत जो डिके होते हैं, क्षय होते हैं, सड़ते हैं, उनको बचाना है। वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर अगर हम ब्रश करते हैं अच्छी बात है। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे जाने लगती है, यानी एसिडिटी इंक्रीज होने लगती है, तो टीथ क्या होंगे, डिके होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो यानी अब आप समझ गए कि हमें एसिडिटी की तरफ नहीं जाना है, हमें बेस की तरफ जाना है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या फिर क्रोसिव, बताइए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। उत्कर्ष बोल रहे हैं ए। ठीक है उत्कर्ष जी, बताइए जल्दी से।
क्योंकि 5.5 से नीचे जाते ही एसिडिटी बढ़ेगी, डिके होगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगा के आंसर दीजिए। गौरव बोल रहे हैं कि सर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बात समझ में, ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन करना, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को तो बातें समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने आपको टीथ के लिए पीएच वैल्यू बताई थी, सलाइवा के लिए भी बताई थी। ठीक है, आइए यहां पे जर्म्स एंटर द बॉडी थ्रू फूड, अच्छी बात है, आर मेनली किल्ड इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ओके, वेयर द पीएच में रीच द लेवल। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमने खाना खाया और उस खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया समझ लिए, यानी कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ जर्म्स हैं जो एंटर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इनको ह्यूमन सलाइवा क्या करता है, इनको मारता है, कुछ हद तक इन्हें किल करेगा। लेकिन बात यहाँ पर एलिमेंट्री कनाल की हो रही है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का हिस्सा होते हैं, ना कि वो एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा होते हैं। फिर अब अगर सलाइवा जो निकल रहा है, अगर उसकी बात नहीं हो रही तो किसकी बात हो रही है? तो फिर हमारे मुंह के बाद ये खाना जो पहुंचता है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, और ह्यूमन स्टमक के अंदर पाया जाता है एचसीएल। तो अगर ह्यूमन स्टमक के अंदर एचसीएल पाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसकी रेंज 1.5 से 2.5 तक जाती है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर ए होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने समझाना चाहा है। सलाइवा क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि यहां पर उन्होंने एलिमेंट्री कनाल का जो है बात बोला है। आइए इसको सबमिट करते हैं। तो ए राइट आंसर है। तो जितने भी बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं, विशाखा है ना, एक बेबी भी है यहाँ पर, उत्कर्ष हैं, अभिषेक हैं, ओके। चलिए अब है हाइड्रोनियम आयन इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला। आप लोग जानते हैं कि H प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और ये बेस को हाइड्रोक्सिल आयन। तो H प्लस जब ये मान लीजिए HCl को हम एक वाटर के अंदर क्या करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, घोलते हैं, तो वहां से एक H आयन निकलेगा, वो पानी के H2O से जुड़ेगा, है ना। जैसे HCl को हमने क्या किया, HCl का एक एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो ये किस में टूटेगा? H आयन में टूटेगा, है ना। और यही आयन जो है H आयन वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होकर क्या देगा? बात समझ में आ रही है? तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बी होना चाहिए। तो हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये हमें जो है एसिडिटी के लिए जाना जाता है। अगर H3O+ ज्यादा आयंस हैं या H आयन ज्यादा है तो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जितने भी ज्यादा होंगे, क्षार यानी बेस उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो हमें करेक्ट आंसर यहां पे क्या लगाना चाहिए? हमें करेक्ट आंसर यहां पर बी लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? बहुत बढ़िया बात। अब क्वेश्चन है, एसिड रेन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ, यानी एसिड रेन जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स बढ़ते हैं, तो क्या होता है? एसिडिक रेन होती है। क्या होता है? एसिडिक रेन होती है। SO2 एटमॉस्फेयर की एयर में बढ़ जाए या फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स बढ़ जाएं तो क्या होगा? एसिडिक रेन होगी। बट यहां पे पूछा गया है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब नाम से ही पता चल रहा है एसिड रेन, यानी दिमाग में क्या आना चाहिए? एसिड। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो बेस की तरफ जा रहा है, ये भी बेस की तरफ जा रहा है, ये भी बेस की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो बेबी, हाँ, बेबी क्राई टॉय, बहुत अच्छा नाम है आपका। ए आंसर बोले, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट मेक अ लेमन सावर, यानी लेमन जो नींबू है उसको खट्टा कौन बनाएगा? तो नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टार्टेरिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है, केले में भी पाया जाता है। बहुत ही कम बच्चों को ही पता होता है कि टार्टेरिक एसिड बनाना में होता है कि नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं नहीं, और इसी का फायदा एग्जामिनर उठाता है और वो टार्टेरिक एसिड को बनाना में पूछता, बच्चे गलत कर देते। तो टार्टेरिक एसिड इमली में हो गया, बनाना में हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन के स्टमक में हो गया, HCl। एसिटिक एसिड जिसका क्या बनता है? अगर हम एसिटिक एसिड का 8 से 10%
एसिटिक एसिड का 8 to 10% अगर सॉल्यूशन ले, एक्वा सॉल्यूशन ले, तो वो क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर सिट्रिक एसिड होना चाहिए। उत्कर्ष, बेबी क्राई, विशाखा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ए इज द राइट आंसर। अब क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? बताइए, इनमें से स्ट्रेंजर गैस कौन सी होगी? आर्गन, नियॉन, जिनॉन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए जिनॉन। ठीक है, अच्छा, आर्गन पे भी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो होती है ये अक्रिय गैस होती है, इनर्ट होती है, और इसको जो है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं या एलईडी होती हैं, उसमें इसको भरा जाता है। किसके साथ इस गैस को यूज किया जाता है? पारे की वेपर्स यानी वाष्प के साथ। एक क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आर्गन होती है ये एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट मिलती है? जैसे नाइट्रोजन 78 to 79% होता है, ऑक्सीजन 20 से 21% होता है, वैसी आर्गन की परसेंटेज ये जो है, हमारा जो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें कितना होता है? ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये होता है 0.94%। नाइट्रस ऑक्साइड पे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा लाफिंग गैस, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O। आपसे पूछा जाता है एज अ एनेस्थीसिया, डॉक्टर जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो किसको इस्तेमाल करते हैं? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन एंड कॉपर बोथ? इनमें से देख के बताइए, आयरन और कॉपर दोनों का कॉमन है ये। तो गिलेना, अगर मैं बात करूं गिलेना की, तो जी ये तो लेड का होता है। ये किसका होता है? लेड का। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं कैंसिल। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। फिर मैं हेमेटाइट की बात करूं तो Fe2O3, तो ये मुझे आयरन का लग रहा है। उसके बाद अब मुझे कमेंट करके बताइए सिडेराइट किसका होगा? सिडेराइट बताइए। FeCO3, तो ये भी मुझे आयरन का लग रहा है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि आयरन और कॉपर दोनों हो, आयरन और कॉपर दोनों हो, तो बताइए क्या होगा? तो ये होगा कैल्कोपायराइट। कैल्कोपायराइट का फॉर्मूला मुझे कोई बताएगा? विशाखा बताएंगे। विशाखा अक्सर जो है फॉर्मूले बिल्कुल सही बताती हैं। जल्दी से बताइए विशाखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मिनरल में, इस ओर में कॉपर भी है और आयरन भी है। तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट डी होना चाहिए। तो जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है विशाखा, और विशाखा का ही आंसर सही है। चलिए, तो डी आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैं, ज़्यादा नहीं है, मैंने जब आप लोगों को केमिस्ट्री की एक क्लास कराई थी, है ना, उसमें मैंने आपको ओर्स पढ़ाए थे, तो आप वहां पर देखिएगा, मैंने आपको ज़्यादा नहीं, मैंने आपको ऐसा नहीं है 50 के करीब ओर्स बताए थे। आप बस उन्हें ही याद कर लीजिए, आपका आंसर उतने में से ही मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। थैंक यू विशाखा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, अब ये कैल्शियम भी चाहता है और मैग्नीशियम भी चाहता है, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, चाक और फेल्ड्स्पार, बताइए। तो लाइमस्टोन आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कैल्शियम है, मैग्नीशियम नहीं है। ठीक है, चौक तो आप हटा ही दीजिए, है ना, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा के, यानी ये एल्यूमिनियम का ओर होता है ना, ये किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो अब आपका आंसर क्या बनना चाहिए? डोलोमाइट बनना चाहिए। क्या आप मुझे डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला बताएंगे? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला? ये क्लास मैंने आप लोगों को कराई है। अगर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं तो इस क्लास का उद्देश्य, इस क्लास का एम यही है कि अगर बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको अब हर एक सेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी से पढ़ाया है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला कौन बताएगा? कंपाउंड फॉर्मूला बता दो, एक ही बात होती है।
तो ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, सही बताया विशाखा जी आपने आंसर। ओके, अब बात हो रही है सिनेबार इज एन ओर ऑफ। तो सिनेबार बताइए किसका ओर है? अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप फटाक से इसका आंसर दे देंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये किसका ओर होगा? मरकरी का, कॉपर का, लेड का या फिर जिंक का? तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? देखते कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर होगा सिनेबार मरकरी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन है, द ओर कार्नेलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर। यानी ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लिखे, बताइए क्या होगा जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, कार्नेलाइट जो है ये पोटाशियम और मैग्नीशियम का ओर होता है, कंबाइंड ओर होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, मैंने आपको जब ये लेक्चर पढ़ाया था ओर का, तो मैंने वहां पर भी इंडिकेट किया था, हाईलाइट किया था, ताकि आप इस बात को याद रखें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो जो भी बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, आइए मैचिंग करते हैं इसमें। तो सबसे पहले सिडेराइट। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था सिडेराइट FeCO3, कुछ याद आया? FeCO3, तो मैं इसे कहां भेज सकता हूं? सी पे, यानी फर्स्ट का सी होना चाहिए। तो ये भी है, ये भी है, यहां नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, यहां भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बताइए और क्या इसमें सबसे इजी लग रहा है आप लोगों को? जल्दी से बताइए। उसके बाद सिडेराइट बहुत सिंपल था। इसके बाद बताइए आपको कौन सा, इसमें आप किसको, कॉपर को चुनेंगे, आयरन को चुनेंगे कि एल्यूमिनियम को चुनेंगे? जो आपको सबसे इजी लग रहा हो वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मुझे ये बहुत सिंपल लग रहा है, कैलामाइन। बहुत सिंपल लग रहा है कैलामाइन, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जिंक का जाएगा, यानी लास्ट वाले का ए होना चाहिए, जो कि यहां है, यहां नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, देखिए केमिकल फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, जैसे कैलामाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल आप इसका आंसर क्या है लगा पाएंगे। क्लियर है बात आप लोगों को? अब यहां पे सेकंड का डी है एल्यूमिनियम, और फिर है बी कॉपर। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। गुड, सभी के आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन गन मेटल। तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, और के बाद जो नेक्स्ट क्लास थी वो एलॉय पे थी, और मैंने आपको 20 टाइप्स की एलॉय बताई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गन मेटल एलॉय है एक तरीके से। तो आपको इसकी कंपोजिशन याद है? किसको याद है जल्दी से बताइए? गन मेटल। तो गन मेटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉपर होता है, और बताइए और क्या होता है जल्दी से बताइए? जिंक होता है। दो मैंने बता दिए, एक आप बताइए। हेलो पंकज जी, कैसे हैं आप? गन मेटल कौन बताएगा? अभी एक बच्चा बता भी रहा था गन मेटल। और इसमें टिन भी होता है। इसमें कॉपर की अगर बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 88% होता है, टिन 10% के करीब होता है, और जिंक 2% के करीब होता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर कॉपर होना चाहिए, यानी बी मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी होना चाहिए करेक्ट, गन मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्टिव, यानी एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को निकालने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? हेलो सुशांत रंजन जी, कैसे हैं? ठीक है, फ्यूज साल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, सेल्फ रिडक्शन। तो ये तो नहीं होगा, सेल्फ रिडक्शन तो बिल्कुल आंसर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी नहीं होगा, और थर्माइट रिडक्शन तो होगा ही नहीं। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, इन स्टेनलेस स्टील, देखिए
स्टेनलेस स्टील एक एलॉय होती है जिसमें आयन इस्तेमाल होता है, लोहा इस्तेमाल होता है, और इसमें क्रोमियम और निकेल ये दोनों लगभग 18% के करीब होते हैं और चमक के लिए यानी शाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर स्टेनलेस स्टील में आपको कठोरता लाना है, इसको हार्ड बनाना है, तो आप इसमें कार्बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन की परसेंटेज बहुत कम रहती है, 0.1% से 1.5% तक रहती है। तो इस पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई वैसे तो एलॉय मेटल की बनती हैं, बहुत अच्छी बात है जी, एलॉय मेटल की बनती हैं, गुड। बट एक क्वेश्चन ये बनता है कि सारी एलॉय मेटल की बनती है, बट एक एलॉय ऐसी है जिसमें नॉन मेटल भी इस्तेमाल होती है, कार्बन। तो आपका आंसर स्टेनलेस स्टील होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्रोमियम और निकेल जो है वो चमक के लिए, शाइनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्लियर। हेलो जयतू जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही आंसर है। तो 18 का बी आंसर बिल्कुल सही है जो बच्चे यहां पर लगा रहे हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य शेखर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। विच इज नॉट द ओर ऑफ एफई, एफई बोले तो आयन, इनमें से कौन सा आयन का ओर नहीं है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कैलामाइन, मैंने कहां पर ले गया था? मैं कैलामाइन को मैं मैचिंग में ले गया था, कहां पर, याद आ रहा है? मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, कुछ याद आया? कुछ याद आया? तो ये जिंक का होता है। उसके बाद सिडेराइट, सिडेराइट का भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा था, अगर याद आ रहा हो, है ना। हेमेटाइट का भी लिखा था। कुछ याद आया? तो अगर याद आ गया तो फिर तो आंसर बिल्कुल आंखों के सामने है और आंसर होगा ए। तो जितने भी बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं, सूर्यशेखर, उत्कर्ष, विशाखा, बिल्कुल सही आंसर है। बल्कि विशाखा ने तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी मुझे बताया था कैलामाइन का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉरेस्टेराइट, है ना। फॉस्टेराइट का, फॉस्टेराइट एक और होता है। अब ये किसका और होता है वो तो मैं बताऊंगा नहीं, अगर मैंने बता दिया तो फिर समझ लीजिए पर्चा आउट, बच्चों को पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, उत्कर्ष का आंसर आया है बी, गुड। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जेतु का भी बी, लेटेस्ट अर्निंग नहीं, इसका आंसर ए होगा। वैष्णव, नहीं भाई, नहीं भाई, ए होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम का और होता है। ठीक है, किसका और होता है? मैग्नीशियम का और होता है। ठीक है। अब मैंने एक चीज देख ली, अभी मैंने आपको और एलॉय पर क्वेश्चन कराए हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है, प्लीज इसको आप लोग गलत मत लीजिएगा, है ना, नाराज मत हो जाइएगा, ऑफेंड मत हो जाइएगा। आप लोग एक बार ना और एलॉय की क्लास को जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। हाँ, और इस क्लास का जो मकसद है वो यही मकसद है, ये जो 50 रैपिड फायर क्वेश्चंस आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को अभी और किस कॉन्सेप्ट में या किस चैप्टर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलिए, ब्रॉन्ज की बात हो रही है, ब्रॉन्ज, कांस्य, तो ये किसका मिक्सचर होता है जल्दी से बताइए। तो ये होता है शोल्डर, लेड और टिन से बनता है शोल्डर, जिसको टांका लगाया जाता है ना। पुराने जमाने में रेडियो होते थे, खराब हो जाते थे, घर के टीवी रेडियो, तो मैकेनिक के पास ले जाते थे तो वो टांका लगाता था, शोल्डिंग करता था, है ना। उसके बाद कॉपर और जिंक, ये 70 और 30 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रास, पीतल हो जाएगा। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। देखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे ना तो और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। मतलब कॉपर जो होता है वो 88% होता है और टिन जो होता है वो 12% के करीब होता है। यही अगर मैं टिन की परसेंटेज बढ़ा दूं और कॉपर की परसेंटेज कम कर दूं तो इसी से बनेगा बेल मेटल, मैंने बताया था। चलिए, तो जितने भी बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कीप करेक्ट टाइम मॉडर्न वॉचेस आर फिटेड विद बैलेंस व्हील मेड अप, मतलब यही है सिंपल, मैंने यूजेस बताए थे। यहां पर कुछ एलॉय लिखी हुई है, स्टील, स्टील तो भैया स्टील ही होती है, एल लिको, इनबार, कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है, ये कोई एलॉय नहीं है।
तो आप यूजेस में याद करिए, मैंने जो घड़ी की सुइयां होती थी, है ना, उनके लिए मैंने आपको बताया था। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर इनवार, याद आ रहा है, मैंने बताया था इनवार, कुछ याद आया? अच्छा चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए इनवार की कंपोजिशन क्या होता है इनवार में, विद परसेंटेज बताइए कमेंट करके। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कौन बताएगा। इनवार की कंपोजिशन भी बताइए आंसर के साथ साथ, कुछ तो बताइए। वैसे दो होते हैं लेकिन कोई एक तो बताइए आप। नहीं बताएंगे, चलिए मैं बता देता हूं। तो इसमें होता है Fe यानी लोहा और निकेल, इनवार में, ठीक है। अच्छा, स्टील तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, स्टील में Fe होता है, क्रोमियम निकेल होता है, और इसमें मजबूती के लिए थोड़ी सी मात्रा में कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है। अगर इसमें कार्बन की जगह टंगस्टन मिलाया गया तो ये टॉय स्टील हो जाता है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, टॉय स्टील। एल निको नाम से ही पता चल रहा है, एल्यूमिनियम होगा, Ni से निकेल होगा, और O से कोबाल्ट होगा। तो इसको याद करना तो बड़ा सिंपल है ना, बच्चों का खेल है। इकोनॉमिक्स पे क्लास जल्दी लेकर आएंगे भाई, कोई मॉडरेटर है तो जरा इन्हें बताएं, रेटिसेंट जी को बताएं कि इकोनॉमिक्स की क्लास का टाइमिंग कब है। जो हमारी आफरीन मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं तो कितने बजे पढ़ाती हैं, प्लीज़ बताइएगा इनको। जय सोनू जी, राम राम, कैसे हैं। तो हम आंसर क्या लगाने वाले हैं, हम आंसर यहाँ पर सी लगाने वाले हैं इन बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल ऑफ टिन, यानी टीन का मिनरल कौन है, एसएन। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो गलेना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए, ये तो आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर हाँ ये नहीं होगा सर, ये लेड का होता है, इसको सर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इसको सर कैंसिल कर दीजिए, ये तो हमें पता है। उसके बाद एंजल साइट, एंजल साइट का फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं यहां पर तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ये भी किसका है, लेड का है। सर कैंसिल कर दीजिए, सर इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लेड का हो गया, ये भी लेड का हो गया, जबकि हमें टिन का आंसर देना है, एसएन का आंसर देना है। और बताइए, विशाखा बोल रहे हैं सी, बिल्कुल बिल्कुल सही। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डोलामाइट। तो ये अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, डोलामाइट का क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ, CaCO3 MgCO3, समझ में आई बात। मैग्नेसाइट, कुछ याद आया, बिल्कुल याद आया होगा, कुछ याद आया, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, इसे काट दीजिए, सोडियम को पोटाशियम को काट दीजिए, तो यहां पर कुछ डाउट जा रहा होगा, यहां पर कुछ डाउट जा रहा होगा, और मैंने इसका भी केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, है ना। नहीं याद आ रहा, अभी बताया था, देखिए इसका पूरा क्वेश्चन ही था, कुछ याद आया। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट, CO3 लिख गया जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, गलती से हो गया। अभी फॉर्मूला कराया था, पानी के इसमें जो मॉलिक्यूल थे 6 थे, तो आप देखिए कॉमन क्या हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, तो अब आप यहाँ पे कैल्शियम भी कैंसिल करिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे, लेपिस लाउजुली इज अ ब्लू कलर्ड प्रीसियस स्टोन, इट इज अ मिनरल ऑफ द क्लास, ये किसका मिनरल है, ये एक स्टोन का नाम है, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, जिंक, कोबाल्टेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर प्रूशियन ब्लू, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियो सिलिकेट, ठीक है। देखिए मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके जानकारी के लिए, ताकि आप लोग इसको कभी भूल ना पाएं।
ओ सॉरी, ओ के साथ 3 नहीं होगा, 5 आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो कुछ आसान भी दिया जाए। ये फुल टॉस बॉल मैंने सभी बच्चों को दी है ताकि सब लोग 6 मार दें। थोड़ी देर से पढ़ आंसर्स नहीं आ रहे ना आप लोगों के, तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। आप मारिए 6। तो सोडियम मेटल है, काफी रिएक्टिव होती है, पानी के साथ जलने लगती है, आग देने लगती है, इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम का भी सेम वही हाल है जो सोडियम का है। प्लेटिनम, ये भी एक मेटल है। तो सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सल्फर। अभी तक मैं देख रहा हूं किसी ने सल्फर आंसर दिया नहीं, क्यों भैया गुस्सा हो गए क्या है? नाराज नहीं होना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। अब आंसर आने शुरू है। सनी, उत्कर्ष, विशाखा, प्रियवर्तु, बिल्कुल सही बोला आपने, सल्फर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, यहां पर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। क्वेश्चन इजी है मगर खेलेगा। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पूछेगा तो हाइड्रोजन आंसर लगा देना। एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर है गैसेस का, एयर पूछेगा तो नाइट्रोजन लगा देना। बात समझ में आ रही है? अर्थ क्रस्ट पर पूछेगा तो ऑक्सीजन लगा देना। क्लियर? तो यहां बात हो रही है यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा तारे जो स्टार्स हैं, इवन हमारा सन भी हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो हम यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन हम जल्दी में ठीक से पढ़ते नहीं कि यूनिवर्स की बात हो रही है, कि एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, कि अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, और हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है ना। होता बहुत आसान है लेकिन गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, तो आप आंखें बंद करके अपने मन में जरा सोचिए, पीरियोडिक टेबल को अपनी आंखों की तरफ लाइए और देखिए कि इधर जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो फिर सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले कौन मिलेगा, सोडियम मिलेगा। एटॉमिक रेडियस को सपोज करिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम, जिसका एटॉमिक रेडियस होता है 227 227 पिकोमीटर, 227। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। क्लियर है, सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट डिटेक्टेड बाय लेसिंग टेस्ट। लेसिंगनिस टेस्ट, जो लेसिंगनिस टेस्ट होता है, कौन नहीं मिलेगा, तो फ्लोरीन मिलेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो टेस्ट होता है, ये नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस के लिए होता है, लेकिन हेलोजेंस में फ्लोरीन इसमें नहीं फाउंड होगा। ठीक है, थोड़ा सा तेज हम इसलिए चले क्योंकि ये रैपिड सीरीज है, इसमें तेजी से चला जाएगा, बहुत तेजी से प्रैक्टिस की जाएगी, यानी रिवीजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। आप लोग जानते हैं कि जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं, बट एक इसमें विवाद में है, पिंक कलर की होती है और थोड़ी सी शाइनिंग कलर की होती है। तो जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। एक हैलोजन नॉन मेटल है जो कि क्या होती है, चमकीली होती है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, तो जो बच्चे यहां पे आयोडीन आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय दैट इज यूज्ड टू मेकिंग एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। यानी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हम किस तरीके की नॉन मेटल को इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए है ब्रास, यानी पीतल, जो कि कॉपर और जिंक से बना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिंक का परसेंटेज 30 से 35% तक होता है, थोड़ा बहुत।
और ये 65 to 70% होता है। तो थोड़ा बहुत परसेंटेज 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन 88, 90 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 12%। ठीक है, तो ड्यूलामीन, तो ड्यूलामीन जो है इसके बनाए जाते हैं, इसका यूजेस होता है एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबका मैंने बता दिया, ड्यूलामीन का भी बता देता हूँ। इसमें देखिए नाम से पता चल रहा है एल्यूमिनियम तो होगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है एल्यूमिनियम तो होगा ही। ठीक है, इस यू से पता चल रहा है कॉपर भी होगा। और बताइए और क्या क्या समझ में आ रहा है नाम से। ठीक है, मिन यानी मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीज भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा और मैग्नीज भी होगा और लोहा भी होगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा सी। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिल्कुल प्रिय बर्तू, बिल्कुल सही बताया आप आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रास यानी पीतल की बात हो रहा है। इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जिंक इज प्रेजेंट इन इट। भाई ये मैंने एक्सप्लेन किया है, अब मुझे इसका आंसर चाहिए। 45, 40, 34, 25, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तब तक मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, सॉरी उसके लिए। सौरभ जी आप नए स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पे 34 आंसर लगा देंगे। जैसा कि 8 बजे से करंट अफेयर की क्लास होती है, रोहित ठाकुर सर लेते हैं, तो मैं उसे डिले नहीं करूंगा। मैं थोड़े सा अब जो है गियर बढ़ा रहा हूँ, टॉप गियर पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैच करना है। स्मोक जेल इमल्सन फॉर्म, तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे ईजी तो मुझे इमल्सन लग रहा है। इमल्सन मिल्क, इमल्सन मुझे सबसे आसान लग रहा है, लिक्विड से लिक्विड। सी का 3, C3 काट दीजिए, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। और मुझे क्या आसान लग रहा है, स्मोक, स्मोक मतलब पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो होता क्या है, जो गैस हमारा मीडियम होता है उसके अंदर आ जाता है छोटे छोटे पॉल्यूशन के कण, सॉलिड। तो ये होना चाहिए 5, तो A 5। तो आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहां पर सी बन जाना चाहिए। हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ाया हुआ है। जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िएगा, पूरी टेबल समझाई थी मैंने यहाँ पर। ठीक है, द कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ, यानी पोर्टलेट सीमेंट की बात कर रहा है। तो पोर्टलेट सीमेंट की अगर हम बात करें तो CaO3SiO2। तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। कुछ परसेंटेज दी गई हैं, रेंज में दी गई हैं। ठीक है, CO की, SiO2 की, जरा इसे गौर से देखिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली है क्या कि इसमें 3 होगा, 3CaO SiO2, तो ये ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये ज्यादा होना चाहिए, अगर मैं एलिमिनेट करूं तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सी, बिल्कुल प्रिय बर्तु बिल्कुल सही आंसर दिया, उत्कर्ष ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब मैग्नेट से ना तो अट्रैक्ट होगा, ना ही रिपेल होगा, ना तो आकर्षित होगा और ना ही प्रतिकर्षित होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है एकदम। मैंने आपको फुल टॉस बॉल दे दी है, 6 मारिए। तो गोल्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कल आप लोगों के 50 क्वेश्चन बायोलॉजी पे होंगे और उससे नेक्स्ट डे क्लास में आपके 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो किस पे होंगे, फिजिक्स पे होंगे। तैयार रहिएगा, कमर कस के आइएगा, है ना। प्लास्टिक बॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल बिकॉज प्लास्टिक इज, प्लास्टिक को हम क्यों यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ रीजन है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, अच्छा है, होती है, सही बात है। रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वैसे ये रीजन होना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन ठीक है कि भाई प्लास्टिक को हम इसीलिए तो नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। लेकिन बट यहाँ पर ए और बी नहीं है, तो इसका मतलब एग्जामिनर की जो चाहत है वो ऑल ऑफ द दीज लगाने की है, जहां तक मुझे लग रहा है ना। हाँ, वो कुछ और ही चाह रहा है हमसे। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स बिकॉज, मरकरी क्यों यूज होती है,
पहला तो ये मेटल है जो कि लिक्विड है, और दूसरा ये ग्लास को यानी कांच को भिगोती नहीं है। दो ये रीजन है। तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज ओनली लिक्विड मेटल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, ये भी बिल्कुल सही है। आगे, इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये गलत है। तो हमारा रीजन अगर हम यहाँ पर दें तो नहीं, ये सही है। इट इज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोला है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बातें तो सारी सही हैं यहाँ पर, लेकिन मरकरी को हमें थर्मामीटर के हिसाब से सोचना है कि ये थर्मोमीटर में क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिक्विड मेटल है तो क्यों यूज होगा थर्मोमीटर में, तो ये तो मुझे कोई रीजन लग नहीं रहा, लेकिन ये रीजन है कांच को नहीं भिगोएगा, और ये भी है एक्सपेंशन का है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो फिर बी और सी, ओके, तो हमारा डी आंसर होना चाहिए जो बी और सी के बारे में बोल रहा है। वैसे तो सभी करेक्ट है, बट थर्मामीटर के लिए मरकरी लिक्विड होना चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर, देखो सब जानते हैं पर्पल कलर नॉन मेटल जो होता है वो आयोडीन का होता है। आगे चलते हैं, अप्लाइड टू वुंड एज एंटीसेप्टिक, मतलब कि जो घाव होते हैं उनमें एज अ एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेरी क्लास देखिएगा, वहां पे मैंने क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, है ना, और टीयर गैस, सब कुछ बताया है वहां पे, सब कुछ पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो यहां पर देखिए आयोडीन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ कैप्ट इन एयर, तो सोडियम है, सोडियम है ना, हाँ ये रहा सोडियम, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, आगे, शुगर टेक्स टाइम टू डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर बिकॉज, अच्छा ठंडे पानी में शुगर जल्दी घुलती नहीं है, अच्छी बात है, मैंने भी कई बार शरबत बनाया है। उसका रीजन ये है कि जो ठंडा पानी होता है उसमें मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है, ये रीजन होता है। गर्म होगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर ए होना चाहिए। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एम सेल, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2n² का, के एल एम, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी जाएगी, तो अगर मैं एन की वैल्यू 3 रख दूं तो 9 दूनी 18, बोले तो ए आंसर हो जाएगा, हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको रदरफोर्ड, थॉमसन सभी के मॉडल बताए थे। तो एटम कंटेन न्यूक्लियस, बिल्कुल रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था, न्यूक्लियस की खोज भी इन्होंने की थी। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इन्होंने बमबारी करी थी अल्फा के कणों की तो इन्होंने देखा था कि बीच में ही वो लौट कर आ रहे हैं, लेकिन बाकी की जगह से वो अल्फा कण निकल गए थे, तो ये बिल्कुल सही है। अब न्यूक्लियस कंटेन अबाउट 90% मास ऑफ एन एटम, ये गलत लाइन है, ऐसा उन्होंने कुछ परसेंटेज में नहीं बोला था, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी फॉल्स को मुझे ढूंढना है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, बिल्कुल उस पर पॉजिटिव होता है, उस पर नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, नहीं ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी 10 की पावर -31, और प्रोटॉन की अगर बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻27। तो यहां आप देख सकते हैं नंबर्स में भी फर्क है और 10 की पावर में भी फर्क है, तो ये गलत हो जाना चाहिए। ओके, द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन दिस, अच्छा जी ये क्वेश्चन तो थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका वेट दिया, इसका वेट दिया है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 31 और इसका 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 35, 70, 105, है ना, ऐसे ही होगा ना, 30.105 और 105 में 1.5 और जोड़ देते हैं, 1.5 और जोड़ देते हैं, 106, उसमें 31 और जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा, मैथ वाले मास्टर बहुत जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, 137.5 बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोलर मास की, मोलर मास किसका, PCl3 का, तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूं तो ये आएगा 137.5। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ फास्फोरस का निकालना है, तो 1 ग्राम PCl3 ये कितना कंटेन कर रहा है, ये कितना कंटेन कर रहा है, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो ये करेगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं ये करेगा 31 जो कि यहाँ पे मिला है, और ये हो जाएगा कितना, इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1.37 से, नहीं नहीं इसको तो हमें निकालना है, ये मोलर मास है, इससे करना पड़ेगा। अच्छा इत्तेफाक देखिए दोनों आंकड़े भी सेम है, थोड़ा सा डॉट का फर्क।
अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं 1.375 ग्राम, ये कितना कंटेन कर रहा है? तो 31, 137। अच्छी बात यह है कि अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से डॉट हटाएंगे, नीचे 1000, इधर से हटाएंगे, ऊपर 10, इसको कैंसिल कर दीजिए 0, 100 से और डिवाइड करेंगे 31 को, तो ये आंसर होना चाहिए, यानी हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन? बताइए केमिकल रिएक्शन कहां होगी? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर सिलेंडर नहीं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर नहीं है, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश नहीं, हीटिंग, हाँ ये हो गया, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये है। देखिए केमिकल रिएक्शन तब होती है कोई आवाज आ जाए या हीट निकल जाए या कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाए, है ना, या कोई गैस हो जाए, तो ये सब केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैटर कंसिस्टिंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही सिद्धांत दिया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्की पॉइंट जी, हम हिंदी में भी समझाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। देखिए KMnO4 ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, मैग्नीशियम का मुझे बताना है तो मैं X मान लेता हूं, पोटाशियम का +1, और आपको पता है किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन क्या आता है? 0 आता है, उसको 0 के इक्विवेलेंट रखा जा सकता है किसी भी कंपाउंड का। तो 4 -8 + X और 1, तो -7 उधर जाएगा, तो +7 हो जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, 9.8 के अप्रॉक्स होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है, ये वेक्टर है। मोमेंटम p = mb, वेक्टर है। वेट w = mg, बिल्कुल वेक्टर है। मास, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ओके, पिक द इनकरेक्ट। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड। एल में 8 होते हैं, एम में 18, और एन में कितने होते हैं? 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 22 है, ये गलत है। तो हमारा आंसर होना चाहिए एन वाला। एन वाला कहाँ है? ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की क्लास होनी है करंट अफेयर की, तो इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाता है। याद करिए, मैंने आप लोगों को वैलेंसी बताई थी, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ाए थे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बढ़ रहे हैं? लॉस है, इधर गेन है, ये हो गया आंसर। बोथ लॉस एंड ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही होगा हमारा करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जल्दी कल मिलते हैं 50 क्वेश्चन, वो भी बायोलॉजी के ऊपर। तैयार होकर आइएगा। बाय। Keep imbibing. We believe in you.